गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम के पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है फसलों के त्यौहार। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इस पाठ में फसलों से जुड़े त्योहारों के बारे में बताया गया है। हमारे भारत देश में अनेक ऐसे राज्य हैं जिनमें फसलों से जुड़े हुए त्यौहार अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। ये त्यौहार हमें भारत की सांस्कृतिक विविधता के बारे में बताते हैं। आमतौर पर फसलों से जुड़े त्यौहार जनवरी माह के मध्य से लेकर अप्रैल माह के मध्य तक मनाए जाते हैं। इन महीनों में सर्दी कम होने लगती है, मौसम खुलने लगता है और गर्माहट की शुरुआत होने लगते हैं। लोगों को उम्मीद होती है कि उनकी फसल की पैदावार अच्छी होगी और अपनी फसल के घर आने की खुशी में उनके द्वारा ये त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन पाठ के आधार पर आज इतनी कड़ाके की ठंड है, कोहरा छाया हुआ है, दिन निकला है या नहीं इसका आभास भी नहीं हो रहा है। घर के बुजुर्ग लोग जाग गए हैं, लेकिन बच्चे अभी सो रहे हैं। उन्हें भी आवाज़ें लगाई जा रही हैं। घर में हो रही चहल पहल और चांपाकल यानी हैंडपंप की आवाज़ से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सुबह का समय हो गया है। घर के सभी सदस्य नहा धोकर तैयार होकर त्यौहार मनाने के लिए एक कमरे में एकत्रित हो गए हैं। सामने मचिया यानी खाट पर दादी खादी की साड़ी पहनकर बैठी है। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हुए हैं, जिन पर तिल, मिठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर रखे हुए हैं। सबको उन्हें छूकर प्रणाम करने के लिए कहा जाता है। जब सब लोग ऐसा कर लेते हैं तो उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके दान में दे दिया जाता है। आज के दिन खिचड़ी बनी है और खिचड़ी खाने के बाद गया से मंगाए गए तिल गुड़ और चीनी के तिल गुड़ को बड़े चाव से खाया जाता है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार अवश्य मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सहरुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से लेकर मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सहरुल बड़े जोश के साथ मनाया जाता है और 4 दिनों तक इस त्यौहार का जश्न चलता रहता है। सहरुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। यानी लोग अपने घरों के सामने एक लाइन में, एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नाचते गाते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए यानी नाचते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा भी है, यानी लोग एक दूसरे के घर जाकर चंदा भी मांगते हैं। पर आपको मालूम है चंदे में क्या मांगते हैं? चंदे में मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों के से जुड़े त्यौहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर
आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, गुड़ और दूध डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख दिया जाता है। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह में चारों ओर बांध दिया जाता है। यह मटका दिन में 10:30 से 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया है के आवाज़ सुनाई पड़ती है। वहीं दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलती हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी आयु का हो, पतंग अवश्य उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है, यानी गुजरात में इतनी पतंगे उड़ाई जाती हैं कि सूर्य का भी दिखाई नहीं देता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। दाड़िम यानी होता है अनार। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ज़्यादा ठंड के कारण जो पक्षी पहाड़ों में चले गए हैं, उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से एक एक पकवान तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। इसी के साथ ही जिस चीज़ की उन्हें कामना हो वह मांगते हैं, यानी बच्चे जो पकवान घर से लाते हैं उन पकवानों को पक्षियों को खिलाकर जो उनके मन में जो इच्छा होती है, उनकी जो कामना होती है वह मांगते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मकर संक्रांति को मनाने के अलग अलग अंदाज है। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब यानी लोगों का झुंड नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर नहाना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। यानी मकर संक्रांति के दिन तिल का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन पानी में तिल डालकर नहाना, तिल का दान करना, आग में तिल डालना और तिल के पकवान बनाना बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है या महत्व रखता है। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि फसलों से संबंधित त्यौहार अलग अलग अंदाज में किस प्रकार मनाए जाते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को किस प्रकार मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो तो इसके बारे में अपने पारिवारिक सदस्यों से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ लिखें।